नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब भी कोई सरकार आती है और कोई सरकार जाती है तो यह सवाल जेरे बहस हो जाता है कि आई हुई सरकार के लोगों के मुकदमे वापस होने शुरू हो जाते हैं और गई सरकार के लोगों पर मुकदमे लगने शुरू हो जाते हैं। यह सवाल हर सरकार के साथ होता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती है तो इसे अपना बड़ा मुद्दा बनाकर चाहती है कि जनता उसके साथ हो। बीते 2 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष समाजवादी पार्टी ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा कि आखिर कितने लोगों से किस किस तरह के मुकदमे वापस किए गए। योगी सरकार के काबीना मंत्री ब्रजेश पाठक इसका जवाब चतुराई से देते, लेकिन उन्होंने बहुत प्लेन ढंग से जिन लोगों के मुकदमे वापस हुए थे उनकी सूची विधानसभा के पोर्टल पर रख दी। इसे भारतीय जनता पार्टी के काम करने, ब्रजेश पाठक के काम करने का तौर तरीका भी समझ सकते हैं। आप राजनीतिक कमी भी मान सकते हैं, क्योंकि वो चाहते तो अब तक जितनी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से मुकदमे जब वापस हुए हैं तब की पूरी सूची सदन में रख करके विपक्ष के सभी दलों को बेनकाब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि सदन में अधिक जानकारी देने पर कोई रोक नहीं थी। यानी साफ है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी इसे एजेंडा बनाने, इसे छुपाने और इसे इधर उधर करने को तैयार नहीं थी। हर निर्वाचित सरकार को सार्वभौम अधिकार है कि वह राजनीतिक मुकदमों को निरस्त कराए। यह कमनसीबी है कि सत्ता पर सवार होते ही पार्टी की वाणी बदल जाती है। आचरण में बौद्धिक ईमानदारी और व्यवहार में प्रौढ़ता नहीं दिखती है। इस संदर्भ में हम केरल के प्रथम कम्युनिस्ट नेता और वहां के मुख्यमंत्री नमूद्रीपाद का उदाहरण ले सकते हैं, देख सकते हैं। 1958 में जब केरल में पहली जनवादी सरकार वोट से बनी थी, वह भी तब जब कम्युनिस्ट यह कहा करते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ था। उस समय भी राजभवन में शपथ लेकर काबीना ने पहला फैसला किया था कि कम्युनिस्ट किसान नेता की दूसरे दिन होने वाली फांसी रोक दी जाए। कारण बताया गया था कि कम्युनिस्टों का सिद्धांत है कि किसान और मजदूरों की रक्षा हो। अतः जालिम जमींदार की हत्या कर इस किसान ने पार्टी के कार्यक्रम का ही अपेक्षित क्रियान्वयन किया है, तो फिर काहे का अपराधी, काहे की फांसी। इस पर तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने घोर विरोध किया था। साल भर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने दूसरे कारण बताकर के नमूद्रीपाद को सरकार से बर्खास्त कर दिया। इस निर्णय में इंदिरा गांधी की महती भूमिका थी। गैर राजनीतिक मुकदमों की वापसी पर ही वे चर्चा करते, जैसे बलात्कार, हत्या, डकैती, भूमाफियागिरी, गबन आदि। हर दल जानता है कि राजनीतिक मुकदमे सब बहुधा बेईमानी, फर्जीवाड़ा और बदले की भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। पुलिस भी अमूमन राजनेताओं पर जाली प्राथमिकी तथा मिथ्या सबूतों पर केस दायर करती है। गुजरात में 1961 में डॉक्टर जीवराज मेहता की अगुवाई में उसके गृह मंत्री रतुभाई अडानी थे। वे विरोधियों के घरों पर अफीम और शराब की बोतलें रखवा देते थे। गुजरात मद्य निषेध वाला राज्य था। फिर उसे सबूत बना करके उस नेता को कठोर सजा दिलवाते थे। भला हो यूपी की सरकारों का, यूपी की पॉलिटिकल पार्टियों का कि उसके नेताओं को यह अबूझ पहेली समझ नहीं आई और उन्होंने कभी इस दिशा में कोई काम नहीं किया। यही नहीं, जब राजनेता राजनीतिक तौर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तब भी पुलिस और प्रशासन के ऊपर कई ऐसी धाराएं लाद देती हैं जो धाराएं राजनीतिक नहीं होती हैं, और उन धाराओं का लादा जाना, उन धाराओं को लगा दिया जाना गलत होता है। पर इसकी लड़ाई वे कहाँ लड़ें? जब उनकी सरकार आती है तब वो सरकार को बताते हैं कि किस किस राजनीतिक प्रदर्शन, धरना कार्यक्रम के दौरान उन पर कौन कौन धाराएं बेबुनियाद लाद दी गई हैं, और मूलतः इन्हीं बेबुनियाद धाराओं को हटाने के लिए ही सरकार की प्रक्रिया शुरू होती है, चलती है और इसी को हटाकर ही खत्म होती है। ऐसे शासकीय अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए उपाय आखिर है क्या? केवल सिविल नाफरमानी, गांधीवादी शब्दावली में सत्याग्रह, मगर इस हथियार को जनता से जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिया था।
जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिमालयी हिंदू राष्ट्र नेपाल में लोकशाही के लिए दिल्ली में नेपाली दूतावास के समक्ष सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए थे। वंशानुगत प्रधानमंत्री राणा परिवार वाले लोग नेपाल नरेश को कठपुतली बनाकर जनता का दमन कर रहे थे। ब्रिटिश और पुर्तगाली जेलों में सालों कैद रहने वाले लोहिया को विश्वास था कि आज़ाद भारत में उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, पर इस सत्याग्रह में कैद के समय उन्हें अश्रु गैस तथा लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा था। तभी एक रसीली बात भी हुई थी। लखनऊ के दशहरी आम की बेटी प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी के हाथों जेल लोहिया के पास भिजवाई थी। लोहिया ने पूछा, यह आम की पेटी तुम लाई हो या तुम्हारे पिता नेहरू ने भिजवाया है? इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे पिता नेहरू ने भिजवाया है। इतना सुनते ही राम मनोहर लोहिया ने आम की वह पेटी वापस कर दी। आजाद भारत जिस सत्याग्रह की कोख से जन्मा, उसी को नेहरू सरकार ने लात मार दिया। तो आज विकल्प क्या है? हर दल सत्ता में आने की प्रतीक्षा करे, फिर मुकदमा वापस कराए। यह तथ्य नहीं भूलना होगा कि सिर्फ सरकार के कहने से मुकदमा वापस नहीं हो जाता है। मुकदमा वापसी की अंतिम मुहर अदालत ही लगाती है। रीता जोशी का मुकदमा ताज़ा तरीन है। गत महीने 21 फरवरी 2021 का वाकया है। लखनऊ में सांसद विधायक की विशेष अदालत के वरिष्ठ जज पीके राय ने भाजपा सरकार की मुकदमा वापसी वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह आज की भाजपा सांसद रीता जोशी के विरुद्ध पुलिस पर प्रहार करने तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप पर आधारित थी। उस कृत्य के वक्त रीता जी और उनके कांग्रेसी साथी राज बब्बर, अजय राय, निर्मल खत्री, राजेश पति त्रिपाठी, मधुसूदन मिस्त्री तथा प्रदीप जैन अभियुक्त नामित हुए थे। इसकी प्राथमिकी 17 अगस्त 2015 को हजरतगंज थाने में दर्ज हुई थी। तब उत्तर प्रदेश के समाजवादी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गलबहियां डाल करके विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय भी रीता जोशी के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के बारे में अखिलेश यादव ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो उनके राजनीतिक दल की नहीं थी। हालांकि तब समाजवादी पोस्टरों में राहुल गांधी और लोहिया की फोटो एक साथ छपी थी। माना दोनों समकक्ष हों। रीता बहुगुणा जोशी तथा अन्य कांग्रेसियों के विरुद्ध इस मुकदमे को बदली परिस्थितियों में भाजपा योगी सरकार ने वापस लिया, मगर अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया। विधि मंत्री ब्रजेश पाठक चाहते तो इस घटना का उल्लेख कर सकते थे और इस घटना का उल्लेख करते ही कांग्रेसी, सपाई और बसपाई निरुत्तरित हो जाते। मुकदमा वापसी का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय वी.आर. कृष्णा अय्यर तथा ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने बड़ौदा डायनामाइट केस, भारत सरकार बनाम जॉर्ज फर्नांडिस और के. विक्रम राव तथा 24 अन्य में निरूपित किए थे। आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के काबीना ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बड़ौदा डायनामाइट केस वापस लिया था। सीआरपी कोड 1973 की धारा 321 के तहत यह फैसला हुआ था। मोरारजी काबीना के इस निर्णय का अनुमोदन किया विधि मंत्री शांति भूषण, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, तेल मंत्री एच.एन. बहुगुणा, स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण आदि सब ने। जनता पार्टी के काबीना के इस फैसले को कुछ कांग्रेसी वकीलों ने पहले हाई कोर्ट दिल्ली में चुनौती दी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के गए। वहां कांग्रेस के विपक्ष में रामचंद्र मूलचंद जेठमलानी, उनका तर्क स्वीकार कर उच्चतम न्यायालय ने चुनौती की याचिका को खारिज कर दिया। वकील जेठमलानी का आग्रह था कि सत्ता को उखाड़ने के इन आरोपियों का मकसद लोकतांत्रिक चुनाव से हासिल हो गया है। अभियुक्तों की मान्यता थी कि जब सरकार संविधान की अवहेलना करे तो उसका विरोध करना नागरिकों का प्राकृतिक अधिकार है। अर्थात गांधीवादी सिद्धांत है कि अवैध सत्ता को अमान्य करना हर मानव का मूल अधिकार है। अब तो अपनी दादी द्वारा आपातकाल के निर्णय को राहुल गांधी भी नकार चुके हैं। ब्रिटिश विचारक हेरल्ड लास्की ने तो यहाँ तक कहा है कि इस प्रत्येक कानून का स्रोत जनता की सहमति ही होना चाहिए। अतः पूर्वाग्रह से ग्रस्त हर राजनीतिक मुकदमों को खत्म करने का नियम मानना लोकतांत्रिक जनवादी सरकार का कर्तव्य है, अधिकार है और इससे विपक्ष को न तो डरना चाहिए और सत्ता पक्ष को इससे हमेशा एक सबक लेना चाहिए कि न तो गलत मुकदमे लगाए जाएं, ना मुकदमों में गलत धाराएं जोड़ी जाएं, राजनीतिक कार्यक्रमों, सत्याग्रहों, धरना प्रदर्शनों को राजनीतिक धाराओं के तहत ही हैंडल किए जाएं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।